एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के टॉपिक से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ग्राम समाज व विकास की जो हमने टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू की है, और उसमें आज हम क्या देखने वाले हैं, तो उसमें आज हम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस साहित्य में मिलता है, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलेगा वैदिक साहित्य में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? तो वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रामणी, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक काल में जो ग्रामणी होता था वह ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रामणी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिवाजी के शासन काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो शिवाजी के शासन काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो आप याद कर लीजिएगा, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पाटिल, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, पाटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी आपकी 1882 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1882 में रिपन के द्वारा, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह लॉर्ड रिपन को ही माना जाता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1882 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वायसराय को भारत में जो है यहाँ पे रत्न गलत टाइप हो गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का हम जनक मानते हैं? तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, लॉर्ड रिपन को। किसको? तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसके द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है? तो डीपीएसपी जो हमारे हैं, यानी कि हमारे जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, इनके अंतर्गत एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित आपका होता है आर्टिकल 40। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो आर्टिकल 40 है यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तथा यह ग्राम पंचायतों के प्रावधान से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 40। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952 को। डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1952 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज सिस्टम के लिए जो सिफारिश दी थी, तो उन्होंने किस स्तर पे पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की सिफारिश दी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से स्तरीय पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा? तो आप याद कर लीजिएगा, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को शुरू करने का सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 3 स्तरीय, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है,
3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने की सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा? तो आपके बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तथा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था आपका 1957 में। यह पहली समिति थी जो आपकी पंचायती राज सिस्टम के लिए बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी समिति आपकी थी अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगली समिति बनाई गई थी GVK राव समिति। GVK राव समिति का गठन कब किया गया था? तो 1985 में आपका GVK राव समिति का गठन किया गया था। और इसके बाद LM सिंघवी यानी कि लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इसके बाद एक और समिति का गठन किया गया था PK थुंगन समिति। इसका वर्ष आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो PK थुंगन समिति था इसका गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में कम से कम आप याद रखिएगा। इनके वर्ष आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो पहली आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, तथा आपकी जो अशोक मेहता समिति थी इसने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। पहली जो आपकी समिति थी बलवंत राय मेहता समिति उसने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, परंतु जो दूसरी समिति बनी थी अशोक मेहता समिति इसने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद तीसरी समिति आपकी थी GVK राव समिति 1985 में बनाई गई थी। और इसके बाद लक्ष्मी मल्ल सिंघवी यानी कि LM सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका कार्य क्या था, इसने क्या क्या सिफारिश की थी? तो आपकी जो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति थी इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जो है सुझाव दिया था लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा एक समिति मैंने आपको और बताई थी PK थुंगन समिति। इसके बारे में आपको बताना है कि जो PK थुंगन समिति थी इसका गठन कब किया गया था और इसने क्या क्या सुझाव दिए थे, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था? बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। आई होप इसका आंसर सभी देंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था आपका राजस्थान में। कहाँ पर? तो राजस्थान में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा त्रिस्तरीय, देश की जो पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन था, आप याद कर लीजिएगा। हमारे देश की पहली जो 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर में। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर में। ये फैक्ट बहुत बार, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हमारे देश की जो पहली 3 स्तरीय पंचायत का उद्घाटन था वह किया गया था राजस्थान के नागौर में। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इस 3 स्तरीय पंचायत का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में भी किया गया था, महबूब नगर में। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद यह जो व्यवस्था आपकी राजस्थान में लाई गई थी, ठीक यही व्यवस्था आपकी आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में भी जो है शुरू कर दी जाती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसने क्या सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। वहीं आपके जो बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने 3 स्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। 1977 में जो है आपकी बनाई गई थी अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न आपके सामने है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आई होप इसका आंसर सभी देंगे। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, आप याद कर लीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किसको? तो पंचायती राज संस्थाओं को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है कौन सा वाला? तो ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वाला। तथा यह प्रभाव में कब आता है? तो यह जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, यह आपका प्रभाव में आता है 24 अप्रैल 1993 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को जो है यह प्रभाव में आता है, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल का जो दिन है यह हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। यह जो अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह प्रभाव में कब आया था? तो 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभाव में आता है, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल का जो दिन है वह पंचायती राज दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो होता है भारत में, यह 24 अप्रैल को इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह पूरे देश में लागू कर दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, परंतु यह अधिनियम 1992 का था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह प्रभाव में 1993 में आता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम सभा के गठन का प्रावधान आपको मिलेगा अनुच्छेद 243A में। आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 243A जो है इसके अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो एल.एम. सिंघवी समिति है, इसने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एल.एम. सिंघवी समिति, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद में आपकी जो पी.के. थुंगन समिति थी, इसने भी जो है संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी थी आपकी पंचायती राज संस्थाओं को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके जो एल.एम. सिंघवी समिति थी, इसका गठन 1986 में किया गया था। इसके द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव भी दिया गया था एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। तो इसका वर्ष आपको याद रखना है, 1986 में इसका गठन किया गया था। एक बार इन चारों समितियों के मैं वर्ष आपको बता दे रहा हूँ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी.के. थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पी.के. थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैंने इसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा है, तो इसके बारे में आप हमें जवाब दीजिएगा कि जो पी.के. थुंगन समिति थी, इसका गठन कब किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी दोस्तों मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ उसका जवाब देने की आप कोशिश किया करिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो तैयारी है और अच्छी हो जाती है, और जितना प्रश्नों का जवाब देंगे, अगर कोई प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा तो उसको आप खोज कर अगर उसका जवाब देते हैं तो वो जो प्रश्न होता है हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है और कभी भी वह नहीं भूलता है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो किया करिए। अगर किसी प्रश्न का अगर आपको जवाब ना है तो उसको गूगल कर लिया करिए, गूगल पे सर्च करिए। इस प्रकार से अगर आप आंसर खोजते हैं तो वह जो आंसर होता है वह हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। वह कभी भी आपसे, अगर उस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस प्रकार का प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछा करूं उसका तो जवाब देने की आप जरूर कोशिश करिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसको गूगल पे सर्च करिए, कहीं से किताबों से सर्च करिए, फिर उसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो वह जो प्रश्न होगा आपसे कभी भी भूलेगा नहीं। तो जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका तो कम से कम आप जवाब दे ही दिया करिए। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसके सुझाव भी आपको बताना है कि इसके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए थे इस समिति के द्वारा, पी.के. थुंगन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है
24 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यह 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, जिस कारण से जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल का जो दिन होता है वह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्राम सभा की कार्यपालिका के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। तो इसमें से ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन सी है? तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो ग्राम सभा की कार्यपालिका आपकी होती है इसमें से ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत होती है यह ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? तो ग्राम सभा का ये सभी कार्य होता है सामुदायिक कल्याण का कार्य, बजट पर विचार विमर्श करना, वार्षिक लेखा पर चर्चा, उपयुक्त सभी जो कार्य आपके दिए गए हैं सभी आपके ग्राम सभा के कार्य होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचायत स्तर पे जो भी आपके निर्वाचन का कार्य होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के लिए चुनाव करवाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? तो इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 243 की। आपका जो है आर्टिकल जो आपका है दिया गया है 243 की के अंतर्गत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही। आप याद कर लीजिएगा सिंपल सी बात कि पंचायतों का जो निर्वाचन होता है वो करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, तो इसका भी आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। इसका एग्जैक्ट फिगर आप देने की कोशिश करिएगा। तो यह मैं प्रश्न आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। और एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं होने चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा यह प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33% जो पद होते हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं ग्राम पंचायतों में। तो ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। 33% जो पद होते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं ग्राम पंचायतों में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है, गैर आबादी वाले गाँव से कम है या गैर आबादी वाले गाँव के बराबर है? इनमें से क्या है आपको बताना है। यह प्रश्न आपका 2015 के चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है। तो भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या थी वह गैर आबादी वाले गांवों से अधिक थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक थी आपकी भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या। तो ऑप्शन आपका ए जो दिया गया है बिल्कुल सही है। गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है जो है ग्राम पंचायतों की संख्या। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि तक चुनाव होंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए यदि कोई पंचायत है वह भंग हो जाती है तो किस अवधि तक जो है आपके चुनाव करवाने जाने चाहिए? तो 6 माह के अंदर। आप इसे याद कर लीजिएगा। विघटन की स्थिति में पंचायत के विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर जो है पुनः चुनाव करवा दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 माह के अंदर ऑप्शन आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका जवाब आपको देना है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है निर्धारित है वो है 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा पूछे तो आपका 21 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ग्राम
ग्राम सभा यानी कि पूरे ग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य वह व्यक्ति हो सकता है जो चुनाव देने के काबिल हो चुका है, यानी कि जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है? तो पंचायत के आय के स्रोतों में हम शामिल करते हैं व्यापार एवं रोजगार को, मनोरंजन कर को, दूध उत्पादन कर को, यानी कि उपर्युक्त सभी को जो है पंचायत के आय के स्रोतों में शामिल किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 243 आई, आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 243 आई के तहत जो है पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो हो राज्यपाल होता है उस राज्य का, उसके द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है वह राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तथा इस राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो राज्य वित्त आयोग होता है वह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो वह राज्यपाल को सौंपता है। तथा जो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है उस रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो आपका है वह अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। जो आपका कौन सी अनुसूची आपकी संबंधित है आपकी पंचायतों से, तो उस अनुसूची में कितने विषय हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो हमारे संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तथा 11वीं अनुसूची का संबंध आपका किससे है? तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आपकी है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में आपके टोटल 29 विषय हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 11वीं जो अनुसूची है यह पंचायतों से रिलेटेड है, तथा पंचायतों से रिलेटेड कुल कितने विषय हैं? तो आपके टोटल 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। टोटल 29 विषय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, टोटल 29 विषय। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो शौचालय निर्माण को, कीटनाशक दवाओं के पुनर्वितरण को, कुटीर और लघु उद्योग विकास को, यानी कि उपर्युक्त सभी को जो है क्षेत्र पंचायत के कार्यों में शामिल किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के लेखकों की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? लेखकों नहीं होगा, यहाँ पे लेखाओं होगा। क्या होगा? पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जो होती है यह किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि पंचायतों के लेखा जोखा जो होता है उसकी जो संपरीक्षा होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है पंचायतों के जो है लेखाओं की जो संपरीक्षा है, जांच है, पड़ताल है, वो की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका जो बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्ष का। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम आपका 1994 में पारित किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना। 1994 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो त्रिस्तरीय, आप याद कर लीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? तो उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 1000 के, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर 1000 से कम जनसंख्या होती है तो उस स्थिति में कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी की गई है? तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है कि अगर ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 वर्ष की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो ग्राम सभा के प्रधान के पद पर बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? तो 21 वर्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी ग्राम सभा का प्रधान बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा 5 वर्ष के लिए जो है आपका ग्राम सभा का प्रधान चुना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है? तो ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए 15 दिनों पूर्व जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 15 दिन पूर्व होगा ना, यहाँ पे वर्ष लिख दिया गया। तो 15 दिन पूर्व जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है? तो 15 दिनों पूर्व जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे, ऑप्शन तो आपके सभी गलत दिए गए थे, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिनों पूर्व जो है सूचना देना आपको जरूरी होता है अगर आपको किसी ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग यानी कि बैठक होनी चाहिए? तो आप याद कर लीजिएगा, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आप जो आपका दिया गया है यहाँ पे सभी ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर होगा। 2 मीटिंग्स, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, तो 2 मीटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 2 बैठकें कम से कम होनी ही चाहिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा 2 बैठकों के बीच में न्यूनतम 6 माह की अवधि निर्धारित की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें तो ग्राम सभा की होनी ही चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से लेकर 17 सदस्य। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों के चुने हुए 7 से 17 सदस्य जो होते हैं उन्हें हम पंच कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा वर्तमान में यह जो संख्या है 9 और 15 हो गई है। तो वर्तमान पहले जब यह प्रश्न पूछा गया था आपका चकबंदी लेखपाल परीक्षा में, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था? 7 से 17 था। लेकिन वर्तमान में इसको चेंज कर दिया गया शायद। तो वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या है? वर्तमान में अरिहंत पब्लिकेशन के बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में यह संख्या आपकी 9 और 15 हो गई है। कितनी? तो वर्तमान में यह संख्या आपकी 9 और 15 हो गई है। यह अरिहंत पब्लिकेशन के बुक में दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब यह प्रश्न आपसे पूछा गया था
राजस्व लेखपाल के 2015 की परीक्षा जब हुई थी तो उस समय यह संख्या आपकी थी 7 से 17, उस समय यह संख्या थी। वर्तमान में यहाँ पे बुक में दिया गया, आपकी जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है इसमें दिया गया है कि वर्तमान में यह संख्या 9 और 15 हो गई है। क्या यह संख्या सही दी गई है इस बुक में? तो इसको आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि यह संख्या बिल्कुल सही दी गई है। तो इसका आप कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। वैसे मैं सर्च करूँगा कि क्या यह संख्या सही है तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो महीने में जो है आपकी ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम एक बार होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, महीने में कम से कम एक बार जो है ग्राम पंचायत की बैठक होती ही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में कौन शामिल है आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में कौन कौन शामिल होता है? तो पंचायत सचिव शामिल होते हैं, ग्राम सेवक शामिल होते हैं, चौकीदार शामिल होते हैं, कि ये सभी आपके ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो ये सभी आपका राइट आंसर रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से ग्राम पंचायत समितियां आपकी शिक्षा समिति है और स्वास्थ्य कल्याण समिति है और जल प्रबंधन समिति है। ये सभी जो आपकी ग्राम पंचायत समितियों के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों को निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से विधानसभा सदस्य हो गया, विधान परिषद सदस्य हो गया, लोकसभा सदस्य हो गया, ये सभी आपके जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किए जाते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। इसके सदस्यों में लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी आपका होता है खंड विकास अधिकारी, यानी कि बीडीओ होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपका होता है, या आपका बीडीओ जो होता है, यह क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो 21 वर्ष है आपका क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आपकी 50% जो सीटें हैं वह आपकी आरक्षित हैं जिला पंचायत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायतों में 33% सीटें आपकी आरक्षित है महिलाओं के लिए, परंतु आपकी जिला पंचायत में 50% सीटों का आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम क्या कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा पंचायत समिति, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायत समिति। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बन सकते थे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, उसको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।